यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक, साशा, कियारा और नील के साथ क्लाउड हेवन मैंशन बिल्डिंग में अपनी कंपनी के नए ऑफिस में था। साशा ने कार्तिक के केबिन को इतना शानदार सजाया था कि हर कोई हैरान रह गया था। नील में जब साशा को कार्तिक के लिए इतनी मेहनत करने पर छेड़ा तो साशा भड़क गई। नील उसको मनाने के लिए कुछ कहता इससे पहले ही कंपनी की रिसेप्शनिस्ट ने आकर के बताया कि नीचे जरूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है। दरअसल साशा ने कंपनी की रिक्रूटमेंट के लिए कुछ लोगों को इंटरव्यू पर बुलाया था, पर रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा कि जितने लोग बुलाए थे उससे कहीं ज़्यादा लोग नीचे खड़े हैं। साशा ने कार्तिक को कहा कि उन सब के इंटरव्यू कार्तिक को ही लेने हैं। कार्तिक ये बात सुनकर टेंस हो गया। कार्तिक ने साशा को कहा, मुझे इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, मैं उनकी इंटरव्यू लेकर क्या करूंगा। क्रिएटिव फील्ड से तुम और नील हो, कियारा है, इंटरव्यू तुम लोगों को लेने चाहिए। साशा ने कहा, मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगी, कुछ भी करो तो उल्टा सुनने को मिलता है। तुम्हारे साथ साथ मैंने नील के ऑफिस को भी इतना सुंदर सजाया पर वह बिना देखे ही उल्टा सीधा बोलने लगा। नील ने साशा को मनाने के लिए कहा, चलो शुक्र है तुमने मेरा ऑफिस भी सजाया है, वरना मुझे तो लगा कार्तिक का ऑफिस सजाकर तुम में जान ही नहीं बची होगी कि तुम मेरे ऑफिस की तरफ भी ध्यान देती। साशा गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके कान में कहा, सॉरी यार, फ्लो में कह गया, तुम्हें हट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। साशा ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, ये सारे यारी दोस्ती और प्यार मोहब्बत के जेस्चर ऑफिस के बाहर रखो, ऑफिस में हम सब प्रोफेशनल स्टाफ की तरह बीएफ करेंगे। नील हैरानी से 2 मिनट साशा के सख्त एक्सप्रेशन देखता रहा, फिर बोला, बाप रे, कड़क मास्टनी से दिल लगा लिया है मैंने तो। नील की बात पर सारे हंस दिए। कार्तिक ने नील से कहा, मेरा ऑफिस भी तेरा ही है, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं आने वाला, मेरी एबसेस में इस ऑफिस को तू ही इस्तेमाल करना। साशा ने कार्तिक को कहा, नील के लिए मैंने उसके टेस्ट के हिसाब से उसका ऑफिस बहुत सुंदर सजाया है, एक बार उसे देख तो लो। सब लोग वहां जाते इससे पहले ही कार्तिक के ऑफिस रूम के बाहर फिर से किसी ने आकर कहा, चेयरमैन सर, साशा मैम की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जितने लोग आए थे उसमें से कुछ हमने शॉर्टलिस्ट करके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिए हैं, वो सब आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक ने कहा, ठीक है, आप उन लोगों को वेट करने के लिए बोलिए, हम आते हैं। उस आदमी के जाते ही कार्तिक ने साशा को कहा, यार तुम सांस तो लेने दिया करो, इतने सारे लोग तुमने आज ही इंटरव्यू के लिए बुला लिए। साशा ने कार्तिक को कहा, हमें जल्दी से जल्दी इस कंपनी को स्टार्ट करना है, तुमने ही तो कहा है कि स्टामून रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी में तुमको हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैंड को इंट्रोड्यूस करना है, तो तैयारियां तो जोर शोर से करनी पड़ेगी ना। साशा की बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक को अच्छा भी लग रहा था कि साशा आगे बढ़कर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को संभाल रही है। कार्तिक ने उसके बाद नील को कहा, नील तुम साशा को साथ लेकर नीचे जाओ, इंटरव्यू तुम लोग लोगे, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स भी करने हैं। नील ने एकदम सकपका कर कहा, मुझे कहाँ आता है ब्रो किसी का इंटरव्यू लेना। फिर नील ने साशा को पलटकर पूछा, इंटरव्यू देने जो लोग आए हैं वह लड़के हैं कि लड़कियां? साशा ने नील को कहा, ज़्यादातर लड़कियां ही है। नील धम्म से कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, लो जी हो गया बंटाधार, भाई मैं साफ कह रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, वरना फिर तुम कहोगे कि यह तो लड़कियों से फ्लर्ट के चक्कर में पड़ गया। नील ने ये बात कुछ इस तरीके से कही कि रिद्धिमा और कियारा खिलखिलाकर हंस दी। साशा ने नील को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, हम दोनों इंटरव्यू लेने वाले हैं, तुम चलो नीचे, मैं भी बस आ रही हूँ।
नीचे इस समय कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 लड़कियां बैठी हुई थी। उनमें से आधी से ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आई थी, और उससे भी कमाल बात ये थी कि उनमें से कुछ हंसराज कॉलेज की ही थी। वो लोग नीचे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, मैंने अभी रिसेंटली सुना कि यह नई एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट हुई है। इसके पैम्फलेट्स यूनिवर्सिटी में जगह जगह लगे हुए थे। इन लोगों को स्टार मटेरियल की तलाश है। अब मेरे जितना खूबसूरत तो यूनिवर्सिटी में कोई कहाँ होगा। मुझे कोई ऑडिशन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आ गई हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे तो मिलते ही मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरी लड़की ने उससे चिढ़ते हुए कहा, हाँ, अगर इस कंपनी का सीईओ बेवकूफ़ होगा तो बिना ऑडिशन के तुम्हें सिलेक्ट लेगा। वह पहले वाली लड़की गुस्से में बोली, अभी आने दो उसको, पता चल जाएगा कि कितना बेवकूफ़ है और कितना नहीं। वहां बैठी बाकी लड़कियों में से एक ने कहा, मुझे पता चला है कि इस कंपनी का सीईओ कोई 20 साल का लड़का है। एक और लड़की बोली, कोई मजाक है क्या? इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कोई 20 साल का लड़का कैसे हो सकता है? सबसे पहले जिसने ऑडिशन की बात की थी इस बार उस लड़की ने कहा, 20 नहीं शायद 22 साल के आसपास है, और सुना है पीछे से बहुत रिच फैमिली से है। उसने अपने शौक के लिए ही एंटरटेनमेंट एजेंसी स्टार्ट की होगी। अब रईसों के बेटों का तो ये है ना कि अपने शौक के लिए खड़े खड़े करोड़ों रुपया कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके सामने खड़ी लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, उन्हें पता होता है कि तुम्हारे जैसी लड़कियां पैसा देखकर पीछे पीछे घूमती हैं। उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती। इससे पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। उन लड़कियों के सामने नील खड़ा था। नील ने उनकी बातें सुन ली थी। वह थोड़ी देर से दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। उसे इस कैटफाइट में मजा आ रहा था, पर उसे पता था कि साशा भी अभी नीचे आती ही होगी। इससे पहले कि उसे साशा का गुस्सा झेलना पड़े, अंदर जाना ही बेहतर है। वहां मौजूद सब लड़कियां बहुत हैरानी से अब नील को देख रही थी। उनमें से 4 लड़कियां तो हंसराज कॉलेज की ही थी। उन्होंने देखते ही नील को पहचान लिया। नील इतना लाइवली और चुलबुला है, उसको कॉलेज में सब जानते थे। उसके कॉलेज की एक लड़की हैरानी से बोली, तुम? इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है? नील को याद आया यह वही लड़की है जिसको नील ने कॉलेज के दिनों में सबसे पहले प्रपोज किया था, और उसने नील का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया था बल्कि पूरे कैंटीन में नील को इंसल्ट भी किया था। नील भी उसको देखकर स्टन रह गया था। उसको पुराने बीते हुए सारे पल याद आ गए थे। वह लड़की नील को देखकर अब काफी नर्वस थी। उसने फिर से पूछा, ये तुम्हारी कंपनी है? तुम सचमुच यहाँ सीईओ हो? नील को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी सरप्राइजिंगली कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्तिक ने एंटर किया। साशा ने उसको नीचे चलने के लिए कन्विंस कर ही लिया था। वह जानती थी कि कार्तिक का इम्प्रेशन नीचे आए हुए लोगों पर अलग ही पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़ी सभी लड़कियां अब हैरानी से कभी कार्तिक को तो कभी नील को देख रही थी। वह दोनों ही 20-22 साल के थे। नील तो हैंडसम था ही, पर कार्तिक की पर्सनैलिटी तो ऐसी थी कि लड़कियों की नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। सब लोग कंफ्यूज थे कि सीईओ कौन है, कार्तिक या नील। उस लड़की ने नील को पॉइंट आउट करते हुए कहा, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम ही यहाँ के सीईओ हो? नील ने इस बार चिढ़कर कहा, तुम्हारे सामने कंपनी में खड़ा हूँ, तुमको सबूत चाहिए। तुमको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ का सीईओ नहीं हो सकता? उस लड़की ने इस बार कार्तिक की तरफ देखा, जैसे वह उसका अप्रूवल मांग रही हो। वह कॉलेज में नील की 1 साल सीनियर थी, यानी कार्तिक से भी 1 साल सीनियर। उसको कॉलेज छोड़े ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, इसलिए इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसे नहीं पता था। वह नहीं जानती थी कि कार्तिक एक मल्टी बिलियनियर है। वह खुद उन दोनों को देखकर हैरान थी। कार्तिक को याद था कि उस लड़की ने नील की किस तरह से इंसल्ट की थी। कार्तिक ने उस लड़की को जवाब दिया, नील ठीक कह रहा है, नील ही इस कंपनी का सीईओ है। कार्तिक के ये कहने पर नील ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह है इस एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन, मिस्टर कार्तिक मित्तल। हंसराज कॉलेज की बाकी तीनों लड़कियां तो जानती थी कि कार्तिक कितना बिग शॉट सुपर रिच हो चुका है,
उनमें से एक ने फुसफुसाकर बाकी लड़कियों से कहा। ये लड़का पहले भिखारियों की तरह रहता था, फिर पता चला कि यह तो किसी कंट्री के प्रिंस जितना रिच है, बल्कि उससे भी ज्यादा। मित्तल एम्पायर का वारिस है ये, पूरी दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट फैमिली में से एक। अब तो वहां खड़ी सारी लड़कियों के चेहरे देखने वाले थे। जो लड़की उनकी सीनियर थी, वह एक कदम आगे बढ़ी और उसने कार्तिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर कार्तिक, आई होप आप मेरा नाम नहीं भूले होंगे, कविता श्रीधर। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है, आप कॉलेज की डांसिंग सेंसेशन थी। आपको भला कोई कैसे भूल सकता है, कॉलेज में आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। आपके फैंस में से हम भी एक थे, पर तब तो आप, खैर छोड़िए पुरानी बात। पता चला था कि आपने कोई डांस एकेडमी भी सेट किया है। हमको अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए एक डांस ग्रुप की ही ज़रूरत है। यह इंटरव्यूज़ हमने इसलिए ही कंडक्ट किए हैं। कविता ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं भी इसलिए ही अपने ग्रुप के साथ ऑडिशन के लिए ही आई हूँ। नील ने कार्तिक को धीरे से कहा, दिल्ली के टॉप 10 डांस एकेडमी में कविता का डांस एकेडमी भी आता है। एक साल में इसने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। कार्तिक ने स्माइल करते हुए धीरे से नील से कहा, तूने कॉलेज छोड़ने के बाद भी इसकी बड़ी खबर रखी हुई है। साशा को खबर लग गई ना तेरी इस बात की, फिर तेरा बेटा एक बाल नहीं बचने वाला। उन दोनों को खुसर फुसर करते देखकर कविता रेस्टलेस हो गई। उसे भी याद था कि उसने किस तरह से नील को इंसल्ट किया था और वह जानती थी कि कार्तिक और नील बेस्ट फ्रेंड्स है, पर उसे अपनी एकेडमी के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की डेस्परेटली ज़रूरत थी। उसने कार्तिक को कहा, मिस्टर मित्तल हम यहाँ पर अपने प्रोफेशन की वजह से हैं। कॉलेज की बातें कॉलेज में रहने देते हैं। मुझे तो जहाँ तक याद है कॉलेज में आप फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो आज आप यह एंटरटेनमेंट कंपनी खड़ी कर पाए हैं, बट मेरा इस बात से लेना देना नहीं है। मुझे अपनी एकेडमी के लिए वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे पता चला कि स्टार मून रिजॉर्ट भी आपका ही है और आप उसकी रीओपनिंग सेरेमनी के लिए डांस ट्रूप ढूंढ रहे हैं। मेरी एकेडमी में 50 लड़कियां हैं जो सब बाहर बैठी हैं। आप ऑडिशन लेकर देख सकते हैं। सेम कॉलेज का होना या दोस्त होना ऑडिशन के आड़े नहीं आना चाहिए। अगर आपको सही लगे तभी आप हमें सिलेक्ट कीजिएगा। कविता श्रीधर कॉन्फिडेंस के साथ बोले जा रही थी। नील उसकी ठसक देखकर हैरान था, पर कार्तिक मुस्कुरा रहा था। वह धीरे से कार्तिक से बोला, लो जी अब हम इसके दोस्त हो गए। वहां पर बाकी भी जो लड़कियां थी वो सब किसी ना किसी डांस ट्रूप की ही थी। उनमें से कुछ ने आगे आकर कार्तिक को कहा, हम भी यहाँ पर ऑडिशन के लिए ही आए हैं। उम्मीद है कि हम सबको एक फेयर चांस दिया जाएगा। आप किसी भी तरह के पार्शली नहीं करेंगे। दरअसल वो लोग ये सुनकर इनसिक्योर हो गए थे कि कविता कार्तिक और नील के कॉलेज की ही है। उन सबको कोई आइडिया नहीं था कि पास्ट में कविता कार्तिक और नील को इतना इंसल्ट कर चुकी है कि उसके सिलेक्ट होने का तो कोई चांस है ही नहीं। कार्तिक ने उन सबको अश्योर करते हुए कहा, यहाँ पर एक छोटा सा परफॉर्मेंस रूम है, आप सब एक एक करके वहाँ पर ऑडिशंस दीजिए एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल ऑनेस्ट अनबायस्ड सिलेक्शन किया जाएगा। अब तक साशा, कियारा और रिद्धिमा भी नीचे आ चुके थे। अपने कल्चरल क्लब से 2 डांस एक्सपर्ट्स लेकर राधिका भी वहां पहुंच चुकी थी। नीचे आने से पहले कार्तिक ने राधिका को ही फोन किया था और उसे उन डांस एक्सपर्ट्स के साथ एंटरटेनमेंट कंपनी बुलाया था। ऑडिशन रूम में एक के बाद एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस शुरू हुई। कार्तिक जितना कूल दिख रहा था, नील उतना ही बेचैन था। दरअसल नील का नेचर इतना चुलबुला था कि इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर वह बार बार कुछ बोलने को होता, पर साशा का टेम्परामेंट देखकर चुप रह जाता। उसे पता था यहाँ उसने जरा भी फ्लर्ट करने की कोशिश की तो साशा भड़क जाएगी। सामने जितनी भी लड़कियां परफॉर्म कर रही थी उनमें से ज्यादातर नील को और कार्तिक को लुभाने की कोशिश कर रही थी, खासकर कार्तिक को। उनको लग रहा था अगर यह बिलेनियर सेट कर लिया तो जिंदगी भी सेट हो जाएगी। कार्तिक सबकी आंखों में ध्यान से देख रहा था। इतनी सी उम्र में इंसान की बहुत पहचान हो गई थी उसे।
वह सब देख सकता था कि कौन सिंसिली सिर्फ डांस पर फोकस कर रहा है और कौन उसको इम्प्रेस करने के लिए जानबूझकर इरोटिक मूवमेंट्स शो कर रही है। पर कार्तिक ने वहां पर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया। उसने सबको बहुत इज्जत से कहा कि आपका रिजल्ट बाद में अनाउंस किया जाएगा। सबकी परफॉर्मेंस खत्म होते होते कार्तिक डिसाइड कर चुका था कि किसका सिलेक्शन होना है, पर बाहर वेटिंग एरिया में सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 ग्रुप ऐसे थे जो डांस में बेहिसाब माहिर थे। उन सबका कोऑर्डिनेशन भी कमाल था और डांस मूव्स भी। यहाँ तक कि साशा, कियारा और उन 2 डांस एक्सपर्ट्स में से भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि तीनों में से किसका ट्रूप सबसे बेस्ट है। सब लोग अब कार्तिक को ही देख रहे थे। कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो डांस की ऐसी नॉलेज नहीं है जो फाइनल सिलेक्शन मैं करूं। फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी चॉइस बता देता हूं। साशा ने कार्तिक से कहा, ऑफ कोर्स, बल्कि हम तो चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तुम ही करो। कार्तिक ने उसके बाद जिसे सिलेक्ट किया उसका नाम सुनकर सारे बुरी तरह से शॉक्ड हो गए। सारे डांस ग्रुप्स की परफॉर्मेंस हो चुकी थी। डांस स्टेज पर रोशनी थी और सामने बैठे लोग अंधेरे में बैठे थे। डांस करने वालों को कोई आइडिया नहीं था कि जजिंग पैनल में कौन कौन है। वो सब लोग बहुत बेचैनी से बाहर वेटिंग एरिया में रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अंदर उन सब की परफॉर्मेंस पर डिस्कशन चल रही थी। जो टॉप 3 ग्रुप्स सिलेक्ट हुए थे उनमें बहुत टफ कंपटीशन था। तीनों एक से बढ़कर एक थे। जब बाकी किसी को समझ नहीं आया तो उन लोगों ने कार्तिक से डिसाइड करने को कहा। कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं कविता श्रीधर के डांस ग्रुप को लेना चाहूंगा। नील कार्तिक की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। साशा और कियारा को उस इंसिडेंस की नॉलेज नहीं थी, पर नील को बहुत हैरानी थी कि जिस कविता ने फर्स्ट ईयर में उन दोनों को इतना इंसल्ट किया था, आज कार्तिक अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए उसको कैसे सिलेक्ट कर सकता है। नील का चेहरा देखकर कार्तिक समझ गया कि नील को बुरा लगा है। कार्तिक ने नील को धीरे से कहा, प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रजेस अलग रखने चाहिए। और फिर उस बात को तो 3 साल बीत चुके हैं। 3 सालों में तो दुनिया बदल जाती है। हम दोनों भी तो ओवर एक्साइटेड बच्चे थे। और वह कविता उस समय कॉलेज की डांसिंग सेंसेशन थी तो वो भी हवा में उड़ती थी। बाद के दिनों में तो वह कॉलेज पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रही, इसलिए भी उसमें एटीट्यूड आता चला गया। पर इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह कमाल की डांसर है। और डांस से भी कहीं ज्यादा उसके मैनेजमेंट स्किल्स कमाल हैं। उसके डांस ग्रुप का कोऑर्डिनेशन कितना शानदार था। वो लोग उसकी आंख के एक इशारे से समझ जाते थे कि आगे किस तरह से एक्शन लेना है। उसके बाद कार्तिक ने वहां खड़े सब लोगों को एड्रेस करते हुए कहा, मैंने उस डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी बात नोटिस की। मैं नहीं जानता आप लोगों में से किसने ध्यान दिया और किसने नहीं, पर डांस के दौरान उनमें से एक लड़की का बैलेंस बिगड़ गया था। वह सेंटर में गिर गई थी। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने उसके गिरने को डांस परफॉर्मेंस का हिस्सा ही माना होगा। जैसे ही वह लड़की गिरी, जिस तरह से आसपास की लड़कियों ने उसके इर्द गिर्द घेरा बनाया और उस मूवमेंट को भी आर्टिस्टिक डांस पोज बना दिया, ये बहुत कमाल बात थी। किसी भी लाइव परफॉर्मेंस में कोई भी मिस हैपनिंग इस तरीके से संभाल लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इससे शानदार एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि बाकी दोनों ग्रुप भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, पर जिस तरह उस सिचुएशन में कविता के डांस ग्रुप ने रिएक्ट किया वह अमेजिंग था। कार्तिक की बात सुनकर नील, साशा सब हैरान थे। उनमें से कोई यह बात नोटिस नहीं कर पाया था, पर जो डांस एक्सपर्ट्स कार्तिक ने कल्चरल क्लब से बुलवाए थे, उन दोनों ने भी कार्तिक की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, हमने भी उस लड़की का स्लिप करना नोटिस किया था, पर जिस तरीके से बाकी डांसर्स ने स्प्लिट सेकंड में उस फॉल के मूवमेंट को कवर किया वह आउटस्टैंडिंग था। सब उन लोगों की बात सुनकर सरप्राइज थे। कार्तिक नील के पास आकर धीरे से बोला, यार मैं तो तुझको गोल्डन चांस दे रहा हूं। वह लड़की जो फर्स्ट ईयर में हमको बेइज्जत कर चली गई थी अब हमारी कंपनी में हमारे अंडर काम करेगी।
इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार तुझे? कार्तिक की बात सुनकर नील मुस्कुरा दिया। उसने यह बात सोची ही नहीं थी। कार्तिक ने उसके कान में फिर कहा, एक कारण उसको सेलेक्ट करने का ये भी है कि तुझे उसका बॉस बनाना था। कार्तिक की बात पर नील हंस दिया। नील अच्छे से जानता था कि यह सच नहीं है। कार्तिक उनमें से है ही नहीं जो किसी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का काम करें। कार्तिक ने उसे सच में उसके डांसिंग स्किल्स और उसके डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के वजह से ही सिलेक्ट किया था। पर वह नहीं चाहता था कि नील दिल में कोई बात रखे। इसलिए उसने नील से इस तरह कहा। फाइनल डिसीजन होने के बाद बाहर अनाउंसमेंट कर दी गई कि कविता श्रीधर का डांस ग्रुप से सिलेक्ट हुआ है। वहां मौजूद बाकी डांस ग्रुप्स के चेहरे लटक गए। पर कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी ने सिर्फ एक ही डांस ग्रुप की वैकेंसी निकाली थी। कविता श्रीधर के ग्रुप को अंदर बुलाया गया। 50 लड़कियों का ग्रुप खुशी से चिल्ला रहा था। कविता ने उन सबको शांत रहने को कहा और खुद कार्तिक के पास अंदर चली गई। कार्तिक के उस शानदार ऑफिस में उसके पास की कुर्सियों पर इस वक्त नील, साशा और कियारा बैठे थे। रिद्धिमा और राधिका बाहर हॉल में बाकी लोगों से बातें कर रहे थे। कविता ने जब उस ऑफिस में एंटर किया तो कुछ देर तो वह उस खूबसूरत ऑफिस को देखती रह गई। पर जैसे ही उसकी नज़र साशा पर पड़ी वह बुरी तरह चौंक गई। कुछ बोलने को हुई पर फिर चुप रह गई। उसने कुछ कहा नहीं। कार्तिक कविता को देखते ही बोला, कांग्रेचुलेशन कविता जी। हमारी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी ने आपके डांस ग्रुप को सिलेक्ट किया है। आप ना सिर्फ हमारे साथ अब परमानेंट काम करेंगी बल्कि 20 दिन बाद होने वाले स्टार मून रिजॉर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी में भी आप ही के ग्रुप का परफॉर्मेंस होगा। एक ग्रैंड वर्ल्ड स्टेज पर मैं आपके ग्रुप को प्रेजेंट करूंगा। ये सब कविता के लिए एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। कुछ पल वह खुशी के मारे बोल ही नहीं पाए। पर फिर जैसे उसे कुछ याद आया। उसने बहुत झिझकते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मेरे ग्रुप को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करने का चांस दिया। हमारे लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े स्टेज पर हम परफॉर्म कर पाएंगे। पर मिस्टर कार्तिक, मैं बहुत हम्बली आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे नीचे 50 लड़कियां काम करती हैं और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर उनके साथ पैसे का प्रॉब्लम रहेगा और घर ठीक से नहीं चलेगा तो वह डांस पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप हम लोगों को सैलरी क्या देंगे। आई होप आप मेरी बात से ऑफेंडेड फील नहीं करेंगे। कार्तिक कविता की बात पर चौंक गया। दरअसल उसने यह बात सच में अभी तक नहीं सोची थी कि वह डांस ग्रुप की सैलरी क्या फिक्स करेगा। कार्तिक ने कुछ देर सोचकर कहा, आपको मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आपका बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ होगा। और आपके डांस ग्रुप की हर लड़की का 40,000 पर मंथ रहेगा। मैं इस फील्ड की कंपेटिटिव सैलरीज के बारे में नहीं जानता। मैं आपको ये सैलरी इसलिए ऑफर कर रहा हूं ताकि आप में से किसी को भी घर के फाइनेंस हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप इतनी सैलरी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगी। बाकी और भी जितने बेनिफिट्स और पर्क्स हमारी कंपनी आपको देने वाली है उसके बारे में आपको हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट मिस साशा एक्सप्लेन कर देंगी। कविता कार्तिक की बात सुनकर शॉक्ड थी। कार्तिक उसको एक के बाद एक सदमे ही तो दे रहा था। 1 लाख अपनी सैलरी और 40,000 पर मंथ लड़कियों के लिए। इतना तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे लग रहा था उसे ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिलेंगे और उसकी जूनियर लड़कियों को मुश्किल से 15 या 20,000। इतना बड़ा अमाउंट कार्तिक उनको ऑफर कर देगा इसकी उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और दूसरी बात जिस चीज से उसे सदमा लगा, वह था कार्तिक का साशा को स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट कहना। कविता साशा को देखते ही पहचान गई थी। साशा कॉलेज में उसकी जूनियर थी। वह दोनों कॉलेज की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। जिन दिनों कविता कॉलेज की प्रेसिडेंट थी, साशा उसकी अपोजिट पार्टी की कैंपेनिंग बहुत जोर शोर से करती थी।
साशा 1 साल जूनियर थी, पर उन लोगों के बीच में अक्सर स्टूडेंट्स पॉलिसीज को लेकर क्लैशेस भी हुए हैं। कविता को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी जूनियर लड़की, जो उसके अकॉर्डिंगली हर लिहाज में उससे कम टैलेंटेड है, आज उसकी बॉस बनकर उसके सामने बैठी है। कविता को नील का होना ही अनकंफर्टेबल कर रहा था। अब साशा के नीचे एम्प्लॉय की तरह काम करना तो उसके लिए बहुत ही इरिटेटिंग था। पर कविता को वाइजली डिसीजन लेना था। बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसके ग्रुप की 50 लड़कियों की और भी थी। कविता जानती थी कि इतनी बड़ी सैलरी उन लोगों को और कोई ऑफर नहीं करेगा। कविता ने कुछ देर सोचा और फिर कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किन शब्दों में थैंक यू कहूँ। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, पर समय के साथ वो टैलेंट मर जाता है, अगर उस टैलेंट की सही कद्र करने वाले लोग ना मिले। मैं खुशकिस्मत हूँ कि करियर की शुरुआत में ही हमें आप जैसी कंपनी का साथ मिल रहा है। आपकी दी हुई सैलरी मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। आपने मेरे ग्रुप की लड़कियों के लिए इतना सोचा, इसके लिए मैं आपको फिर से थैंक यू कहती हूँ। कार्तिक ने मुस्कुराकर कविता को कहा, इतनी बार थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस कविता। यहाँ पर कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मैं आपको वही ऑफर कर रहा हूँ जो आप और आपकी डांस ग्रुप की लड़कियाँ डिजर्व करती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन बाद में साशा से डिस्कस कर सकती हैं। जाए, पहले बाहर जाकर अब अपने ग्रुप को खुशखबरी दीजिए। और साथ में ये भी कहिएगा कि उनको अपने घरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से वो सब हमारी कंपनी का हिस्सा हैं। कविता ने एक बार फिर से थैंक यू कहा और कार्तिक के ऑफिस से बाहर चली गई। साशा, जो अभी तक चुप बैठी थी, उसके जाते ही कार्तिक से बोली, मैंने इन कविता जी को पहले ही पहचान लिया था। इनका एटीट्यूड सातवें आसमान पर रहता है। इनके साथ डील करना मेरे लिए थोड़ा टफ होगा। इनको टर्म्स एंड कंडीशन सारी तुम ही समझा लो जाकर। कार्तिक ने साशा को कहा, साशा, मैं जानता हूँ तुम प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखती हो। तुम सिर्फ ये बात कहने के लिए कह रही हो, पर तुम कभी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन प्रोफेशन के बीच में नहीं आने दोगी, ये बात मैं जानता हूँ। साशा ने कार्तिक की बात पर हाँ में सिर हिला दिया, पर मन ही मन वह सोच रही थी कि कोई कितना भी प्रोफेशनली अनबायस्ड क्यों ना हो, लड़कियों में पर्सनल राइवलरी बहुत समय तक दबाना मुश्किल रहता है। अभी तो साशा को ये भी नहीं पता था कि किसी जमाने में नील ने कविता को प्रपोज किया हुआ है। वरना तो शायद साशा कार्तिक को कविता को अपॉइंट ही ना करने देती। साशा कार्तिक की बात मानकर कविता से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर बात करने के लिए बाहर चली गई। साशा के जाने के बाद कियारा ने कार्तिक को कहा, अब डांस ग्रुप का डिपार्टमेंट तो सॉर्ट आउट हो गया है, अब जरा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी मदद करा दो। कार्तिक ने कियारा को कहा, वह तो सब सॉर्टेड ही है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुमने उसके लिए सब तैयारी कर ही ली होगी। कियारा ने कार्तिक को कहा, हाँ मैंने तो तैयारी की है, पर मुझे नहीं पता था कि 20 दिन के अंदर हम इतना बड़ा शो लॉन्च करने वाले हैं। मुझे अपने म्यूजिक पर भी कंसंट्रेट करना है। तो ऑलरेडी जो कपड़े मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, एक बार मुझे वह तुमको दिखाने हैं। उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। कार्तिक और कियारा बात कर रहे थे कि तभी साशा कार्तिक के साइन लेने के लिए अंदर आई। कार्तिक ने कियारा को कहा, मुझे कौन सी डिज़ाइन कॉस्ट्यूम की समझ है भाई, मैं क्या करूँगा देखकर। ऐसा करो, साशा को दिखा लो। साशा ने फौरन बचते हुए कहा, अरे मुझे बाहर अभी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करनी है। और मेरी फैशन सेंस तो तुम जानते हो। मेरा बस चले तो मैं तो साड़ी के नीचे भी स्नीकर्स डालकर घूम लूं। मुझसे इसके बारे में कुछ मत पूछो। कार्तिक, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। मुझे बाहर भी बहुत काम है। बाकी डिज़ाइन विजाइन तुम लोग देख लो। कहकर साशा ने कार्तिक के साइन लिए और चली गई। मरता क्या ना करता हुआ। कार्तिक कियारा को बोला, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। जितनी देर डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, कियारा ने कंपनी के स्टाफ को अपने बॉक्सेस खोलकर सेट करने के लिए बोल दिया था।
कियारा का डिजाइनर स्टूडियो तो कार्तिक के ऑफिस से भी बड़ा था और इतना मैग्निफिसेंट था कि देखने वाला देखता रह जाए। कियारा ने स्टूडियो में जाकर कुछ ड्रेसेस को अलग किया और कार्तिक का वेट करने लगी। कार्तिक जब कियारा के डिजाइनिंग स्टूडियो में आया तब उसने मैनिक्विन्स को वो ड्रेसेस पहना दी थी। कार्तिक के आते ही वह बोली, मैंने ये ड्रेसेस रैंडमली यूं ही डिजाइन की थी, पर अब क्योंकि हम 3 लोगों को स्टेज परफॉर्मेंस देना है, तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी सही रहेगी। कार्तिक ने उन तीनों ड्रेसेस की तरफ देखा और कहा, ये तीनों ड्रेसेस बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तुम पर क्या सुंदर लगेगा मैं बस ये बता सकता हूँ। बाकी तो कोई लड़की इन्हें पहनकर कितनी भी सुंदर लगे मुझे उससे क्या लेना देना। कार्तिक ने ये बात इतने शरारती अंदाज में कही कि कियारा खिलखिलाकर हंस दी। उसने कार्तिक के पास आकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि कोई भाषण दे रहा था, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। तो इसलिए मिस्टर कार्तिक, आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। आप ये बताइए कि इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए किस तरह की ड्रेसेस सही रहेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने उन तीनों में से एक ड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत स्टनिंग लगोगी, पर बाकी ड्रेसेस तुम खुद सिलेक्ट करो। और अब बात सिर्फ 3 लोगों की नहीं है। तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा डांस ग्रुप परफॉर्म करने वाला है। तुम्हें उन सब की भी ड्रेस डिजाइनिंग करनी है, वह भी इस तरह कि वह तुम्हारे गाने को कॉम्प्लीमेंट करें। कियारा ने कहा, ये बात मैं भी अभी सोच ही रही थी, पर उनके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ कविता के लिए थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा क्योंकि वह मेन डांसर है। बाकी सारे डांसर्स की तो एक जैसी ही ड्रेस होगी। वह भी मुझे लगता है कि कविता ही सजेस्ट कर देगी कि वह क्या चाहती है। कार्तिक ने कियारा की बात सुनकर उसे कुछ ऐसा बताया कि कियारा बहुत हैरानी से कार्तिक को देखती ही रह गई। कार्तिक, उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी की नई बिल्डिंग में बने कियारा के डिजाइनर स्टूडियो में था। कियारा उसको ड्रेस दिखाकर पूछ रही थी कि इवेंट के लिए कौन सी ड्रेसेस सूटेबल रहेंगी। कार्तिक ने उसे याद दिलाया कि उसे सिर्फ अपनी राधिका और रिद्धिमा की ही नहीं बल्कि उन 50 डांसर्स की भी ड्रेस डिजाइन करनी है जो कविता श्रीधर के डांस ग्रुप का हिस्सा हैं। कियारा ने कहा कि डांसर्स की ड्रेस तो सेम चल जाएगी। तब कार्तिक ने उसको कहा, कियारा, इस रीओपनिंग सेरेमनी के लिए मेरे बहुत बड़े प्लान्स हैं। मैं इस इवेंट को तो बहुत हाई लेवल पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाए। कियारा, कार्तिक की बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, लाइव ब्रॉडकास्ट? सीरियसली? कार्तिक ने कहा, बिल्कुल। चाहे मैं इस रीओपनिंग सेरेमनी को कितना भी ग्रैंड क्यों ना करूं, फिर भी इसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही अटेंड कर सकते हैं। पर अगर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट आएगा तब तुम लोगों को जो कवरेज मिलेगा वह आउटस्टैंडिंग होगा। वैसे भी मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं, इस सेरेमनी को इतना हाई स्केल पर करने का मेरा पर्पस भी यही है। मुझे तुम्हारे बैंड एंजल ऑफ ड्रीम्स को बहुत वास्ट स्केल पर लॉन्च करना है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होगा तो यह नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल रीच के साथ लोगों तक पहुंच सकेगा। कार्तिक की बात सुनकर कियारा बहुत इमोशनल हो गई। उसने कार्तिक के पास आकर उसे गले लगा लिया। कार्तिक बहुत प्यार से उसका सिर सहलाता हुआ बोला, क्या हुआ कियारा? तुम ठीक हो ना? कियारा ने कार्तिक को कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पापा की तरह मेरी केयर करते हो। जैसे उन्हें बचपन में मेरी ग्रोथ से बहुत फर्क पड़ता था कि मैं ये करूं वह करूं, खूब ऊंचाइयों तक पहुंचूं। उनसे भी कहीं ज्यादा अब तुम कर रहे हो। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि मैं तुमको थैंक यू कैसे कहूं। कार्तिक ने उसको टाइटली हग करते हुए कहा, थैंक यू की बात कहां से आई बुद्धू? और वैसे भी बात सिर्फ तुम्हें प्यार करने की नहीं है। मैं जानता हूं तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो। डिजाइनिंग में तो वर्ल्ड स्टेज पर तुम आ ही गई हो। ऐसे ही सिंगिंग में भी मैं चाहता हूं कि तुमको वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म्स मिले। मैं वही कर रहा हूं जो तुम डिजर्व करती हो।
कार्तिक और कियारा बात ही कर रहे थे कि कियारा के डिजाइनर स्टूडियो के दरवाजे पर नॉक हुआ। कार्तिक और कियारा दोनों अलग हटकर खड़े हो गए। नील आया था। नील ने अंदर घुसते ही शरारत भरी सीटी बजाए और कहा, सॉरी लव बर्ड्स डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक इम्पोर्टेंट काम था इसलिए मुझे कबाब में हड्डी बनना पड़ रहा है। कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह हंसती हुई कार्तिक के पीछे छुप गई। कार्तिक ने नील को कहा, अबे तू कभी भी शुरू हो जाता है यार, या तो थोड़ी देर आता ही नहीं और अब आ गया है तो बोल भाई, किस लिए तू मेरे लव सीन की बैंड बजाने आया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नील भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। नील ने कार्तिक को कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि हम इस इवेंट को लाइव ब्रॉडकास्ट करें। मैं अभी उसी के बारे में डिटेल्स पता कर रहा था। यहाँ की सबसे बड़ी लाइव ब्रॉडकास्ट प्रमोशन कंपनी बुलफाइट है। इनफैक्ट वह इंडिया की नहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रॉडकास्ट कंपनीज में से एक है। और हमारे लिए बेस्ट बात यह है कि उस कंपनी का सीईओ इस समय किसी वजह से दिल्ली आया हुआ है। फिलहाल वो होटल शांग्रीला में ठहरा है। मुझे पता चला है कि वह लोग कल ही वापस चले जाएंगे। उनका हेडक्वार्टर सिंगापुर है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे आज की ही मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। कार्तिक ने नील को कहा, 100%। जैसे भी हो सके मेरी उनसे आज मीटिंग फिक्स करो, क्योंकि इस इवेंट को लाइव करने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर हमारे को व्यूअर कम मिलेंगे। किसी भी रैंडम टेलीकास्ट को इस तरह से व्यूअर मिल भी नहीं सकते अगर उसका प्रमोशन और पब्लिसिटी प्रोफेशनल ना हो। नील ने कार्तिक को कहा, ठीक है मैं उन लोगों से कांटेक्ट करके मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक ने नील को कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हम चांस नहीं ले सकते, आज की मीटिंग फिक्स करनी ही है। फिर कार्तिक में पलटकर कियारा को कहा, तुम एक बार कविता श्रीधर से डिस्कस कर लेना कि वह अपने डांस ग्रुप के लिए किस तरह की ड्रेसेस प्रेफर करती है। आर्यन की म्यूजिक कंपोजिशंस है तो आर्यन भी शायद इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सके। तुम सब लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लो जिस पर यह सब डिस्कस कर सको। कियारा ने कहा, हाँ ये बहुत सही आइडिया रहेगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ ताकि काम से रिलेटेड सारी डिस्कशंस हम लोग उस पर कर सकें। कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाया और नील के साथ बाहर निकल गया। कार्तिक नीचे आकर कुछ और जरूरी तैयारियों में लग गया और नील मीटिंग फिक्स करने की तैयारी करने लगा। आधे घंटे बाद आकर नील ने कार्तिक को कहा, बुलफाइट कंपनी का सीईओ कुछ ही देर में मिलने आ रहा है। कार्तिक ने सरप्राइज होते हुए कहा, इतनी जल्दी तुमने सब सेट कर लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे कुछ करना आए या ना आए, लोगों को सेट करना बहुत सेट तरीके से आता है। नील के अंदाज पर कार्तिक हंस दिया। थोड़ी देर बाद उनके स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस के बाहर एक लग्जरी गाड़ी रुकी। उसमें दो लोग थे। एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड शख्स था जो कि बुलफाइट ब्रॉडकास्ट कंपनी का सीईओ था। उसके साथ में था उसका असिस्टेंट। जब कार बिल्डिंग के आगे रुकी तो सीईओ ने हैरानी से अपने असिस्टेंट से कहा, ये तो लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी का ऑफिस है। हमें तो स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस जाना था ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है स्टार मून एंटरटेनमेंट एक नई कंपनी है। और इस नई कंपनी ने ही लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी को ही टेक ओवर किया है। अब ये बिल्डिंग भी इनकी है, ऑफिस भी इनका है। बुलफाइट कंपनी के सीईओ ने सरप्राइज होते हुए कहा, अभी कुछ समय पहले ही तो मेरी लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस से बात हुई थी। तब उनकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लगा कि उनका कोई कंपनी बेचने का इरादा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उस असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर क्या हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता। बस इतना पता है कि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी और स्टार मून रिजॉर्ट का बॉस एक ही है। ब्रॉडकास्ट कंपनी के सीईओ ने कहा, स्टार मून रिजॉर्ट के नाम पर ही तो मैंने भी हाँ की। बहुत बड़ा रिसोर्ट है वो, इंटरनेशनल अक्लेम्ड। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि आखिर मामला क्या है।
वह दोनों स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर आए तो चौंक गए। सामने वही रिसेप्शनिस्ट थी जो लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी के फ्रंट डेस्क पर मौजूद रहती थी। आसपास नजर घुमाकर देखा तो सेम स्टाफ दिखाई दिया। वह दोनों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। असिस्टेंट ने आगे बढ़कर फ्रंट डेस्क पर बैठी हुई लड़की से कहा, हेलो मैम, हम लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी बुलेफाइड से आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं आप लोगों से वाकिफ हूँ। वेलकम टू आवर ऑफिस। बुलफाइट कंपनी के सीईओ ने हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, जानते तो हम भी हैं आपको। इतना खूबसूरत चेहरा कोई भूलता कहाँ है भला। पर जो बात समझ नहीं आ रही वह ये है कि यह लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस से स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का ऑफिस कैसे हो गया। क्या आपकी पिछली कंपनी ने अपना नाम बदल लिया है? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, कंपनी ही बदल गई है। हायर मैनेजमेंट चेंज हो गया है, लोअर स्टाफ सेम है। अब हमारे बॉस मिस्टर कार्तिक मित्तल हैं, उन्होंने पिछली कंपनी को टेक ओवर किया है। सीईओ ने हैरान होते हुए पूछा, पर इसके पीछे वजह क्या है? उस लड़की ने बहुत पॉलिटली जवाब दिया, सर यह सब तो हायर मैनेजमेंट को ही पता होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि ऊपर का मैनेजमेंट चेंज हो गया है। पर थैंकफुली हम लोगों की जॉब पर इफेक्ट नहीं आया। आप लोग यहाँ पर कार्तिक सर से मिलने आए हैं ना? मुझे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग आने वाले हैं। आइए मैं आपको उनके केबिन तक ले चलती हूँ। बुलफाइट कंपनी के सीईओ के उटपटांग सवालों से वह रिसेप्शनिस्ट परेशान हो रही थी। इसलिए उसने फटाफट बात बदल कर कहा कि वह उन्हें कार्तिक की ऑफिस में ले चलती है। नए ऑफिस में उसको पहले से ज्यादा सैलरी मिल रही थी और इज्जत भी। वह नहीं चाहती थी कि उसके मुंह से कुछ भी गलत निकले और उसकी नौकरी पर बात आए। रिसेप्शनिस्ट की बात पर सीईओ ने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह रिसेप्शनिस्ट आगे आगे चल रही थी, तब वो सीईओ उस लड़की को बहुत घटिया तरीके से घूर रहा था। वो इस तरह से घूर रहा है ये बात उस रिसेप्शनिस्ट ने भी महसूस कर ली था। इससे पहले भी वह जितनी बार उस कंपनी के ऑफिस में आया था, उस रिसेप्शनिस्ट ने हमेशा बहुत अनकंफर्टेबल फील किया है। वह नजरों से पहचानती थी कि किस आदमी की आंखों में लस्ट भरा हुआ है। साफ पता चलता था कि उस बुलफाइट कंपनी का सीईओ एक अच्छा आदमी नहीं है। पर वह जिस जॉब में थी उसको इस तरह के 50 लोगों से मिलना पड़ता था। जहां तक हो सकता था वह चीजों को इग्नोर करती थी, जब तक कि पानी सिर के ऊपर से ना गुजरने लगे। उसने कार्तिक की ऑफिस के बाहर जाकर नॉक किया, फिर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कार्तिक को कहा, सर, बुलफाइट कंपनी के सीईओ और उनके असिस्टेंट आपसे मिलने आए हैं। कार्तिक ने उन्हें अंदर लाने को कहा। उस लड़की ने दरवाजा पूरा खोला और उसके पीछे पीछे दोनों लोग कार्तिक के केबिन में एंटर कर गए। कार्तिक उनको देखते ही खड़ा हुआ। कार्तिक के साथ नील और साशा भी थे। कार्तिक ने आगे बढ़कर उन्हें वेलकम किया और कहा, हेलो मिस्टर डैनियल, नाइस टू मीट यू। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर डैनियल ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ग्लैड टू मीट यू मिस्टर कार्तिक। मैं बुलफाइट कंपनी का सीईओ डैनियल डिसूजा हूं और यह मेरे असिस्टेंट सौरभ श्रीवास्तव। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए डैनियल को कहा, मेरे नाम से तो आप परिचित हैं ही। ये मेरे इस स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ मिस्टर नील भारद्वाज है और ये है हमारी प्रेसिडेंट है साशा। बुलफाइट प्रमोशन कंपनी के सीईओ ने पहले सोचा कि वह कार्तिक से पूछे कि लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी का क्या हुआ। फिर उसे रियलाइज हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन करना अनप्रोफेशनल बीएफ है। उसे वहां पर स्टार मून रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी के लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया गया है। तो बेटर है कि सीधा बिजनेस की बात की जाए। उसने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, मुझे पता चला है कि स्टार मून रिजॉर्ट भी आपका है और आप उसकी रीओपनिंग काफी ग्रैंड करने वाले हैं। कार्तिक ने उसे कहा, जी सही सुना है आपने। मैं चाहता हूं कि इस इवेंट को पूरी दुनिया देखे। हम इस इवेंट में हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी के डांस ग्रुप और सिंगिंग स्टॉर्स को लॉन्च करेंगे।
मैंने उन्हीं को मैक्सिमम कवरेज देने के लिए आपकी लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी से कांटेक्ट किया है। क्योंकि कितना भी बड़ा स्केल क्यों ना हो पर फिजिकल प्रेजेंस तो लिमिटेड ही रहेगी। एक बार में कितने लोग आखिर अटेंड कर सकेंगे? इसलिए बेहतर ये होगा कि उस पूरे प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपकी कंपनी बेस्ट कंपनी है प्रमोशन और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए। इसलिए हमने आप लोगों से कांटेक्ट किया। मिस्टर डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस्टर कार्तिक। हम अपना काम पूरी सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी के साथ करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आपकी कंपनी अभी नई है और आपके स्टोर्स भी नए और अननोन हैं, इसलिए हमें प्रमोशन बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? ग्राउंडवर्क बहुत ज़्यादा है। कार्तिक ने डैनियल को कहा, मैं ये बात बखूबी समझता हूँ। इसलिए ही तो आपसे कांटेक्ट किया है। डैनियल ने कार्तिक को कहा, आप ये भी जानते होंगे कि जितना ज़्यादा काम होगा कॉस्टिंग उतनी ही ऊपर जाएगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉस्टिंग की चिंता आप मत कीजिए। जितना भी पैसा क्यों ना लगे, मुझे ना सिर्फ सेरेमनी का लाइव ब्रॉडकास्ट चाहिए, साथ ही इतना हैवी ट्रैफिक चाहिए कि पहली बार में ही मेरे आर्टिस्ट को ऐसा डेब्यू मिले कि हर तरफ उनकी चर्चा हो। डैनियल ने कार्तिक को कहा, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कंपनी नई है और आप उस पॉपुलर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पर ऑनेस्ट बात यह है कि प्रमोशन की सक्सेस बहुत हद तक आर्टिस्ट्स के लेवल पर भी डिपेंड करती है। आपके आर्टिस्ट्स किस लेवल के हैं, ये देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि हमें किस तरह की प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। आपके आर्टिस्ट जितने टैलेंटेड होंगे उतना ही प्रमोशन हमारे लिए इजी होगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके आर्टिस्ट से मिलना चाहूंगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नॉट एट ऑल मिस्टर डैनियल। मैं अभी अपने सारे आर्टिस्ट्स को बुलाता हूँ। फिर कार्तिक ने साशा को कहा, साशा, राधिका और रिद्धिमा को इन्फॉर्म कर दो। कियारा भी ऊपर अपने स्टूडियो में है, उसे भी कहो कि नीचे आए। साथ ही साथ कविता श्रीधर को भी मैसेज करो कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे। साशा ने हाँ में सिर हिलाया और केबिन के बाहर चली गई। तभी कार्तिक ने ध्यान दिया कि नील का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा है। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अचानक नील को क्या हुआ है। बुलफाइट ब्रॉडकास्ट कंपनी का सीईओ कार्तिक के ऑफिस में आया था। नील ने कार्तिक और उसकी मीटिंग फिक्स की थी। स्टार मून रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी को लाइव कवरेज देने के लिए वो लोग बुलफाइट ब्रॉडकास्ट कंपनी से डील करना चाहते थे। उस कंपनी के सीईओ ने कहा कि वह उन सब आर्टिस्ट से मिलना चाहता है रिसोर्ट की ओपनिंग में जिनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। कार्तिक ने साशा को कहा कि वह कियारा, रिद्धिमा और राधिका को बुला लाए। साशा जब उन्हें बुलाने गई तो कार्तिक ने नोटिस किया कि नील का चेहरा तमतमा रहा है। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? नील ने सिर हिलाकर कार्तिक को मना किया कि जैसे कह रहा हो, जाने दो, कोई बात नहीं। पर नील अब बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहा था। कार्तिक समझ गया कोई बात तो जरूर हुई है। पर कार्तिक ये नहीं समझ पा रहा था कि अचानक हुआ क्या है। साशा के बाहर जाने के बाद बुलफाइट कंपनी के सीईओ डैनियल ने कार्तिक से कहा, आपकी कंपनी में आपने चेहरे बहुत कमाल के रखे हुए हैं। आपकी बिल्डिंग में एंटर करने के बाद से ही एक से एक खूबसूरत चेहरों से सामना होता है। आपकी कंपनी की प्रेसिडेंट भी बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट मालूम होती हैं। डैनियल की बात सुनकर कार्तिक समझ गया कि नील का चेहरा गुस्से में क्यों चढ़ा हुआ है। कार्तिक डैनियल की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही उसके केबिन का दरवाजा खुला और साशा अंदर आई। साशा के पीछे राधिका, रिद्धिमा और कियारा भी थे। साशा ने कार्तिक को कहा, कविता श्रीधर को भी मैसेज कन्वे कर दिया है। अगले 15 मिनट तक वह भी यहाँ पहुँच जाएगी। साशा जब कार्तिक से बात कर रही थी, डैनियल आंखें फाड़कर रिद्धिमा, राधिका, कियारा को देख रहा था। उसके लिए एक साथ इतनी खूबसूरती देखना जैसे अनबिलीवेबल हो। कियारा से तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। कार्तिक ने भी अब ये बात नोटिस कर ली थी। कार्तिक सोच ही रहा था कि उसको क्या कहें, तभी डैनियल ने कार्तिक को कहा,
मिस्टर कार्तिक, आपकी कंपनी के आर्टिस्ट तो सब एक से एक हैं, पर इन्हें सिर्फ देखकर इनके टैलेंट के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कार्तिक ने डैनियल की बात पर चौंक कर कहा, मतलब क्या है आपका? अभी तो आपने कहा कि आप मेरे आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं। डैनियल ने कार्तिक को बोला, हाँ मिलना तो था ही, पर सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। मुझे इनका बहुत तरीके से इंटरव्यू लेना होगा, और वह भी मेरे अपने रूम पर, जहां पर मैं खुद भी कंफर्टेबल फील करूं। उसकी इस बात पर नील एकदम से भड़क कर बोला, मिस्टर डैनियल, आपको पता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं? नील को गुस्से में देखकर डैनियल ने सीधे पॉइंट की बात की और कहा, देखिए मिस्टर कार्तिक, आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी में खूबसूरती की कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बुलफाइट कास्ट कंपनी आपके इवेंट को लाइव टेलीकास्ट करें तो आपके आर्टिस्ट को मुझे स्पेशल सर्विसेज देनी होंगी। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे जो मैं कह रहा हूं। उस आदमी की बेशर्मी भरी बात सुनकर साशा, रिद्धिमा, कियारा तो शॉक्ड रह ही गए। नील का चेहरा ऐसा हो चुका था कि जैसे अभी आगे बढ़कर डैनियल को जान से मार देगा। पर कार्तिक बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ा था। कार्तिक को देखकर यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। साशा ने डैनियल को बहुत गुस्से में कहा, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं और आपकी हरकतें इतनी गिरी हुई है। इस तरह से डील करते हैं आप अपने क्लाइंट के साथ? डैनियल ने साशा को बोला, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहा जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी हो। आप इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं हैं, इनफैक्ट आप सारे ही लोग बहुत इमेच्योर हैं। वरना आपको ये बात पहले से पता होती कि यह बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यहाँ पर मनी होना ही सब मायने नहीं रखता और भी बहुत सारी सर्विसेज हमें काम पाने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी मेरी कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है। अब इतनी बड़ी कंपनी से अगर आपको कोलैबोरेशन चाहिए तो यह ऑब्वियस बात है कि आपको हमें पैसे के अलावा भी खुश करना होगा। साशा इतनी ज्यादा सदमे में और गुस्से में थी कि अगर वह कुछ बोलती तो शायद उसके मुंह से सीधे गालियां ही निकलती। उस आदमी की बात सुनकर नील उसे मारने उसकी तरफ बढ़ा तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। डैनियल अपनी सीट पर और ज्यादा बेशर्मी से पसरता हुआ बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप सब लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। लुक मिस्टर कार्तिक, आपके पास एक से खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। मेरी कंपनी आपके आर्टिस्ट को यूं ही हवा में तो प्रमोट नहीं कर देगी ना। मुझे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे तभी मैं आपके फायदे का भी सोचूंगा। और इतनी खूबसूरती के सागर में से दो चार बूंदों के छींटे मुझ पर पड़ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस एक रात की ही तो बात है। डैनियल की हद से ज्यादा गिरी हुई बात सुनकर कार्तिक की पेशेंस भी अब जवाब दे चुकी थी। कार्तिक अब तक कोशिश कर रहा था कि पोलाइटली उसको डील करने से मना करें और वहां से जाने के लिए कहे, पर उसने अपनी घटिया बातों से कार्तिक को भी हाश होने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक ने डैनियल को कहा, गेट अप। डैनियल को एक पल तो समझ नहीं आया कि कार्तिक क्या बोला। उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर कार्तिक, ये आप मुझसे कह रहे हैं? कार्तिक ने डैनियल को कहा, 100% तुमको ही कहा है मैंने। उठो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी यह घटिया आंखें फोड़ दूं और हाथ पैर तोड़ दूं। अगले 1 मिनट में इस ऑफिस के बाहर निकल जाओ, और दोबारा पलट कर देखने की हिम्मत मत करना। गलती से भी तुमने मेरे यहाँ काम करने वाली किसी लड़की पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की, तो तुम्हारी लाश के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। एंड आई मीन इट। डैनियल सकपका कर अपनी सीट से उठता हुआ बोला, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कार्तिक ने डैनियल को कहा, हाँ, एक घटिया किस्म के जानवर से बात कर रहा हूँ। वैसे मैं जानवरों को भी क्यों बदनाम कर रहा हूँ? वह भी तेरे जैसे गलीच से अच्छे होते हैं। डैनियल गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, मैं तुम्हारी कंपनी को मिट्टी में मिला सकता हूँ। अभी तो तुमने शुरुआत भी नहीं की है और अभी से इतना घमंड। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुमको कार्तिक मित्तल। उसकी बात पर कार्तिक जोर से हंस दिया और बोला,
कितनी महंगी पड़ेगी? मुझे भी तो पता चले तुम्हारी औकात कितनी है। ऐसा क्या कर लोगे तुम, जरा मैं भी तो सुनूं। कार्तिक की बात पर डैनियल बुरी तरह तिलमिला गया। डैनियल ने कार्तिक को कहा, मेरी कंपनी तुम्हारे इवेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। तुम्हारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जो पब्लिसिटी तुम अपनी कंपनी के लिए चाहते हो वह कभी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि तुम्हारे आर्टिस्ट भी गुमनाम रह जाएंगे। और जब बुलफाइट ब्रॉडकास्ट कंपनी तुम्हारी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड डिक्लेयर कर देगी, तो देख लेना तुम्हारे लिए और भी कोई कंपनी काम नहीं करेगी। मैं तुम्हारी इन प्लास्टिक की खूबसूरत गुड़ियों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे तुम्हारे आर्टिस्ट और तुम्हारी कंपनी। कार्तिक ने आगे बढ़कर इस बार उसका कॉलर पकड़ा और बोला, जितना मैं समझ पा रहा हूं तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा घटिया और बेवकूफ हो। तुमको लगता है कि तुम मेरी कंपनी का प्रोग्राम टेलीकास्ट होने से रोक सकते हो। तुम मेरे आर्टिस्ट का करियर बर्बाद करोगे। अगर अब तुम एक मिनट भी और यहाँ रुके ना, तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। मेरे आर्टिस्ट के गुमनाम रह जाने की बात करने वाले, अगर मेरा दिमाग फिर गया न तो तुम खुद कहाँ मर खप जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कार्तिक के तेवर देखकर डैनियल भी डर चुका था, पर उसके असिस्टेंट के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। उसने हिम्मत दिखाते हुए कार्तिक को कहा, तुम इन 4 पैसे की लड़कियों के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो। कार्तिक डैनियल को कुछ करता इससे पहले इस साशा आगे बढ़ी और डैनियल को खींचा के थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि डैनियल लड़खड़ा गया। कार्तिक ने नील को कहा, इससे पहले कि मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूं, बाहर फेंक दो इसको। डैनियल का असिस्टेंट पास में खड़ा थर-थर कांप रहा था। कार्तिक के ये बोलते ही वह खुद तो कार्तिक के ऑफिस से भागता हुआ बाहर निकल गया। अंदर जो झगड़ा चल रहा था इसकी आवाज अब बाहर तक जा रही थी। बाहर खड़े ऑफिस का स्टाफ आपस में कानाफूसी कर रहा था। वह लोग बुलफाइट कंपनी के बैकग्राउंड से परिचित थे। उन सबको अब ये टेंशन हो रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी को अफेंड करने के बाद कार्तिक की कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर पाएगी। यकीनन ये डूब जाएगी और उन सब का फ्यूचर स्टेक पर लग जाएगा। बाहर का सारा स्टाफ जैसे 2 खेमों में बंट गया था। स्टाफ में काम करने वाली लड़कियों ने कहा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम अब मिस्टर कार्तिक मित्तल के साथ काम कर रही हैं। पुराने बॉस के साथ तो हमें डर ही लगा रहता था कि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। जितने मुंह थे, बाहर उतनी बातें हो रही थी। नील ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर डैनियल को ऑफिस के बाहर फिंकवा दिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स डैनियल को घसीटते हुए लेकर गए थे। ये तमाशा सबने देखा था। डैनियल इतना ज्यादा बेइज्जत और ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था कि उसका बस चलता तो कार्तिक को जान से मार देता। उसके इतने बड़े करियर में ऐसा सुलूक उसके साथ आज तक किसी ने नहीं किया था। डैनियल के बाहर जाने के बाद रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, हैट्स ऑफ टू यू कार्तिक, वरना मैंने खुद देखा है। इस इंडस्ट्री में लोग काम पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। इनफैक्ट लड़कियां खुद भी इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको मजबूर करते हैं। उनकी एंटरटेनमेंट कंपनीज भी ऐसे अनफेयर प्रेशर डालती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो लकी कि हम दोस्त हैं। कियारा भी बहुत एडमायरिंग आंखों से कार्तिक को देख रही थी। राधिका तो पहले से ही जानती थी कि कार्तिक किस मिट्टी का बना है। उसे पब के बाहर वाली रात याद आ गई, जब कार्तिक ने राधिका को बॉबी और उसके दोस्तों से बचाया था। डैनियल को तो कार्तिक ने बाहर निकलवा दिया, पर साशा को अब इस बात की फिक्र हो रही थी कि इवेंट की कवरेज का क्या होगा। रिद्धिमा ने भी यही बात सोचकर कार्तिक को कहा, कार्तिक वैसे ज्यादातर कंपनीज इस तरह के प्रैक्टिसेस में तो हैं ही। हम भी थोड़ा वाइजली काम ले सकते थे। तुम इससे अलग से बात करके देख लेते। क्या पता हमारे अलावा किसी और को भेजने से काम चल जाता। रिद्धिमा की बात पर कार्तिक का पारा हाई हो गया। कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा, होश में तो हो, क्या अंशंट बके जा रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी वही पुरानी वाली क्लासमेट रिद्धिमा हो।
तुमको आइडिया भी है कि तुम कितनी घटिया बात कर रही हो? और क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह के काम करूंगा? 1 मिनट पहले तो कह रही थी हेड्स ऑफ टू यू, सो प्राउड ऑफ यू, और अब ऐसी घटिया बात। रिद्धिमा ने भी गुस्से में कार्तिक को कहा, अरे तुम्हारे ऊपर चढ़ने की बात नहीं है ना भाई। हम सब का भी तो करियर स्टेक पर लग गया है। मैं तो प्रोफेशनल लोगों की सर्विस हायर करने को कह रही थी। इसमें मैंने कौन सी बुरी बात कह दी? और तारीफ तो मैंने जेन्युइन है कि तुमने अपनी एम्प्लॉइज को इस घटियापन में नहीं धकेला। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा और कार्तिक बचपन में साथ पढ़े थे, इसलिए लड़ते भी बच्चों की तरह थे। पर रिद्धिमा की बात इस समय इतनी घटिया दी कि बाकी सारे उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। साशा को तो अब रिद्धिमा से चिढ़ ही उठ रही थी। कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा, तो ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करोगी क्या? या किसी और को कुएं में धकेल दोगी? और अब जब मेरे साथ काम करती हो तो इतनी वाहियात बातें तुम सोच भी कैसे सकती हो? दुनिया में यही एक ब्रॉडकास्ट कंपनी रह गई क्या? यह नहीं करेगा तो कोई और कवरेज करेगा। इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने वाली क्या बात है? साशा ने कार्तिक को टोकते हुए कहा, बुलफाइट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इंटरनेशनली भी नाम बहुत अच्छा है इनका। कार्तिक ने साशा को कहा, सो वॉट, ऐसा तो नहीं है कि इनके मुकाबले में और कोई कंपनी होगी ही नहीं। कई बार गधों का साथ किस्मत भी दे रही होती है, इसलिए ही वह राजा की तरह हैंश काटते हैं। जरूरी नहीं है कि वही सबसे काबिल हों। उद्धरण चिन्ह। नील ने कार्तिक की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे पता करने दो, इनके बिगेस्ट कंपेटिटर कौन है। मुझे पूरा यकीन है, उनका वर्क कल्चर इनसे ज्यादा बेटर होगा। नील अपनी बात कहकर ऑफिस से बाहर चला गया। रिद्धिमा को भी लग गया था कि उससे गलती हो गई। उसने गलत बात पर बहस करनी शुरू की। उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि कार्तिक उसूलों वाला इंसान है। वह जरूर अकेले संघर्ष करते करते कुछ उटपटांग कॉम्प्रोमाइज करने में पड़ चुकी थी, पर कार्तिक अभी भी अपने कैरेक्टर का बहुत पक्का है। उसे अब खुद ही एम्बैरसिंग लग रहा था। रिद्धिमा भी वहां से चुपचाप चली गई। राधिका और साशा भी अपने अपने काम से बाहर चले गए। सबका मन अब बहुत खराब हो चुका था। कार्तिक के केबिन में बस कियारा और कार्तिक रह गए थे। सबके जाने के बाद कियारा ने कार्तिक से कहा, जब उस आदमी ने ये घटिया बात शुरू की तब मुझे तो लगा था कि तुम अगले ही पल उसका सिर तोड़ दोगे। पर तब तुम बहुत शांत कैसे खड़े थे? कियारा की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने कियारा को कहा, तुम्हें ही नहीं मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं अब उसे शायद जान से मार दूंगा। खासकर जब वह लगातार बहस कर रहा था। पर हर बात के पीछे और भी बहुत सी वजह होती हैं। कियारा ने सरप्राइज होकर कार्तिक से पूछा, ऐसी क्या वजह थी जो तुम शुरुआत में बिल्कुल मिस्टर कूल बने हुए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। कार्तिक ने उसके बाद जो कुछ भी कियारा कहा, वह सुनकर कियारा हैरान रह गई। डैनियल के जाने के बाद, जब सब कार्तिक के केबिन से बाहर चले गए, तब कियारा ने कार्तिक से पूछा कि आखिर वह शुरुआत में डैनियल के साथ इतना सॉफ्टली कैसे बिहेव करता रहा। कार्तिक ने कियारा को कहा, वह जिस तरीके से आते ही तुम्हें देख रहा था, मन तो मेरा कर रहा था कि तभी उसकी आंखें फोड़ दूं। पर फिर मुझे खुद को रोकना पड़ा। आखिरकार तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। तुम्हारे बेशुमार फैन होंगे। किस किस की आंखें फोड़ूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि लोगों को अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। और फिर वह डैनियल जिस तरह की जिंदगी अभी तक जी रहा था, उसे लगा होगा कि यहाँ भी वही सब होता होगा। पहले पहल इसलिए भी मैंने उसे माफ कर दिया। पर जब वह लगातार बहस करता रहा तब उसकी बातें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई। गुस्से को कंट्रोल करना मुझे सीखना ही होगा। वरना इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर हाइपर होकर नहीं चलाया जा सकता। मुझे तो खुद पर प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उसको जिंदा जाने दिया। जबकि जैसे वह तुम्हें देख रहा था, सच में आज शायद मैं उसका खून कर देता और फिर तुम्हारा दीवाना बाकी जिंदगी जेल में काटता। यह आखिरी बार कार्तिक ने इस तरीके से कही कि कियारा जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तभी केबिन का दरवाजा दोबारा खुला। नील आया था। नील ने अंदर घुसते ही कहा, लो आज तो लव बर्ड्स को मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। पर बात इतनी कमाल की है कि मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा। कार्तिक ने नील को कहा, तूने तो आज कबाब में हड्डी बनने की कसम खा ही रखी है। आजा भाई, बोल ले तू भी, क्या कहने आया है। नील हंसता हुआ अंदर आया और बोला, यार आज तो हमारी किस्मत वाकई जोरों पर है। उस गधे के बच्चे डैनियल को तो बाहर निकाल दिया। अब यही टेंशन था कि जल्दी से जल्दी दूसरी लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी का अरेंजमेंट कैसे करें। टाइम की बहुत शॉर्टेज है अपने पास। पर देखो यार किस्मत कैसे साथ दे रही है। जो दूसरी, मतलब सेकंड बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, सुपर लाइव, उसका सीईओ भी अभी दिल्ली में ही है। मुझे लगता है यहाँ किसी बड़े प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट के राइट्स बिक रहे होंगे। उसी के चक्कर में ये दोनों दिल्ली आए होंगे। कार्तिक ने नील को पूछा, हाँ मैंने भी सुना था इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेशन में गवर्नमेंट तालकटोरा स्टेडियम में कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। हो सकता है उसी की कवरेज के राइट्स के लिए ये लोग आए हो। नील ने कार्तिक को कहा, वजह कोई भी हो यार, अपना काम तो बन गया। मैंने उस सुपर लाइव कंपनी के सीईओ को कांटेक्ट किया है। वो लकीली अभी यहीं पास में ही था। उससे बात की तो उसने तो ऐसे रेस्पॉन्ड किया जैसे वह इंतजार में ही था हमारी कंपनी के फोन कॉल के। वो तो फौरन आने को तैयार हो गया। अभी नील और कार्तिक बात कर ही रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट ने आकर बताया, सर सुपर लाइव कंपनी के सीईओ मिस्टर अभिषेक खन्ना मिलना चाहते हैं। कार्तिक ने रिसेप्शनिस्ट को कहा, आप उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ लेकर आइए। कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद नील को कहा, यार यह हो क्या रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वह हमारी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हमारे कॉल का इंतजार ही कर रहा था मिलने का। नील ने कहा, हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। बाकी वो जब आएगा तब उससे बात करके ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। इतनी देर में रिसेप्शनिस्ट अभिषेक खन्ना के साथ वहां आ चुकी थी। कार्तिक ने एक बार फिर अपनी सीट से उठकर बहुत लाइवली वे में मिस्टर अभिषेक को वेलकम किया। कार्तिक ने नील से कहा कि वह साशा को कॉल करके आने को कहें। नील ने हाँ में सर हिलाया और साशा को मैसेज कर दिया कि वह जल्दी से कार्तिक के केबिन में आ जाए। कार्तिक यह मीटिंग नील और साशा दोनों की प्रेजेंस में करना चाहता था। आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट कंपनी के मेन हेड यही दोनों थे। फ्यूचर में कंपनी को संभालना भी इन्हीं दोनों ने था। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, वी आर लकी सर कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमसे मिलने आए। अभिषेक खन्ना ने कार्तिक को कहा, सर आप नहीं, हम लोग लकी हैं जो आपसे मिल पा रहे हैं। आप जैसे क्लाइंट के साथ अगर हमें काम करने को मिले तो फिर तो मिलकर आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है। अभिषेक की बात पर सरप्राइज होते हुए कार्तिक ने कहा, आप मेरे बारे में जानते हैं। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मार्केट का एक उसूल होता है, जिस भी धंधे में उतरो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। बड़े इवेंट्स का लाइव टेलीकास्ट ही हमारा मेन बिजनेस है। हम नज़र रखते हैं कि कहां पर क्या बड़ा होने वाला है। हमें पता चल गया था स्टार मून रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड होने वाली है और आप लोग उसके लाइव ब्रॉडकास्ट के राइट्स देना चाहते हैं। हम लोग वैसे भी आपसे खुद ही मीटिंग फिक्स करना चाहते थे कि लकीली आपके ऑफिस से हमें कॉल आ गया। कार्तिक पहले सरप्राइज हुआ फिर सारी बात समझकर मुस्कुरा दिया। कार्तिक समझ गया कि सुपर लाइव कंपनी वाले अपने कंपीटिटर्स पर नजर रखते हैं। उनको पता चल गया था कि बुलफाइट कंपनी के सीईओ उससे मिलने आए हैं और अब ये लोग इस इंतजार में थे कि यह लोग बुलफाइट से बेटर डील कार्तिक को दें, ताकि कार्तिक अपना लाइव कवरेज बुलफाइट कंपनी को ना देकर इनकी सुपर लाइव कंपनी को दे। सारी बात समझ में आते ही कार्तिक ने सुपर लाइव के सीईओ को कहा, मिस्टर अभिषेक आई मस्ट अप्रिशिएट यू। ये बात मैंने आपसे सीखी है आज की अपने बिजनेस में एज लेने के लिए सुपर क्विक होना कितना जरूरी है। जिस तेजी से आपने रेस्पॉन्ड किया वह काबिले तारीफ है। अभिषेक ने कार्तिक को कहा,
थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन सर, पर अब काम ही ऐसा है कि सब तरफ नजर रखनी पड़ती है। स्टार मून रिजॉर्ट कोई छोटा रिजॉर्ट तो है नहीं। इंडिया छोड़िए, दुनिया भर में स्टार मून रिजॉर्ट का बहुत बड़ा नाम है। और फिर मित्तल्स के थ्रू कोई भी काम अगर किया जाए तो उसका तो स्केल अलग ही होता है। हम जानते हैं स्टार मून रिजॉर्ट भी अब मित्तल्स का ही है। पर सर, हम लोग इतना तो जानते हैं कि आप मित्तल एम्पायर के वारिस हैं, पर हम लोग इस बात को लेकर थोड़ा हैरान हैं कि आपने इतनी सी उम्र में आखिर पढ़ाई छोड़कर ये सब क्यों संभाला है। और अगर संभाला भी है तो आप स्टार मून रिजॉर्ट, फिर कल्चरल क्लब, उसके बाद एंटरटेनमेंट कंपनी, एक पूरा चेन तैयार कर रहे हैं, जो कि मित्तल एम्पायर के एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल अलग है। एक अलग एम्पायर खड़ा करने की कोई खास वजह तो होगी सर। कार्तिक उसकी बात सुनकर सरप्राइज था। वह इस तरीके से बात कर रहा था कि जैसे कार्तिक के बारे में कुरेद कुरेद के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हो। कार्तिक के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर अभिषेक ने फौरन कहा, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही पर्सनल हो गया। यह मेरा कंसर्न होना भी नहीं चाहिए कि आप अपना बिजनेस किस तरह एक्सपेंड करते हैं। शायद भावनाओं में बहकर एक्साइट हो गया। सॉरी सर, मैं यहाँ पर आपके स्टार मून रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी के लाइव ब्रॉडकास्ट के राइट्स के बारे में बात करने आया था। हम अभी उसी सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। कार्तिक अभिषेक की बातें सुनकर सरप्राइज था, पर कंपनी के लाइव टेलीकास्ट की बात तो करनी ही थी। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, मिस्टर अभिषेक, आपके भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इवेंट को लाइव करने के लिए, वह अभी बता दीजिए। आपसे थोड़ी देर पहले बुलफाइट कंपनी के सीईओ मिस्टर डैनियल आए थे। शायद उन्हें आप जानते ही होंगे। वह भी अपने कुछ घटिया टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे थे। सो बात नहीं बनी, इसलिए आप भी क्लियर कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अभिषेक ने कहा, सर, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वह किस टाइप के आदमी हैं। मैं क्या, बल्कि पूरे बिजनेस सर्कल में हर कोई जानता है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, जी हाँ, अपनी उसी मेंटालिटी की वजह से अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से घसीटकर बाहर फेंके गए हैं। मेरे ऑफिस में सब कुछ चल सकता है, पर जो आदमी औरतों की इज्जत करना नहीं जानता उसका मेरे यहाँ कोई काम नहीं। शुक्र कीजिए कि वो यहाँ से जिंदा चला गया। कार्तिक की बात सुनकर अभिषेक के माथे पर भी पसीना आ गया। हालांकि कार्तिक के केबिन में बहुत स्ट्रांग एक्ट चल रहा था। अभिषेक ने संभलते हुए कार्तिक को कहा, सर, आप निश्चिंत रहिए। हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा पूरा स्टाफ, पूरा मैनेजमेंट कैरेक्टर का बहुत पक्का है। हम ऐसी चीप हरकतों में नहीं पड़ते। हमारे साथ काम करके देखिए सर, आपको खुशी होगी और प्राउड फील होगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी टर्म्स कंडीशन हैं आप अभी क्लियर कर दीजिए। मेरे आर्टिस्ट नए हैं, मेरी कंपनी भी नई है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा रीच भी इस लाइव को मिले। मैं ये भी समझता हूं कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपका जो भी कॉस्टिंग है आप खुलकर बताएं। अभिषेक ने कार्तिक को मुस्कुराते हुए कहा, सर, कॉस्टिंग की बात भूल जाए। हम इसे फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। अभी तक साशा भी अंदर आ चुकी थी और उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही अभिषेक ने कहा कि वह ये लाइव ब्रॉडकास्ट फ्री ऑफ चार्ज करेंगे, सारे हैरान रह गए। कार्तिक ने सस्पिशियस होकर अभिषेक से पूछा, मुफ्त में तो दुनिया में कोई काम नहीं होता मिस्टर अभिषेक, और आप इतना बड़ा काम फ्री ऑफ चार्ज करने को कह रहे हैं। रियल मोटिव बताइए आपका, इसके पीछे क्या है। अभिषेक ने उसके बाद कार्तिक को जो कारण बताया, वह सबके लिए हैरान कर देने वाला था। अभिषेक ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, आज दिल्ली के सर्कल में आपके बारे में कौन नहीं जानता। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन के स्टेज पर जो कुछ हुआ वह सब भी हमारी नज़र से छुपा नहीं है। किस तरह से आपने उस रोशन का पर्दाफाश किया था, जो जजेस को पैसे खिलाकर उस ईशा राय सेना को विन बनाना चाहता था। वह पूरी दुनिया ने देखा। रोशन का हश्र कोई नहीं भूला। उसके बाद आपने उस राहुल बजाज की धज्जियां उड़ा दी,
जिसने रोशन के जरिए आपको मरवाना चाहा। वह राहुल बजाज यहाँ के सबसे बड़े डॉन राशिद भाई के पास जाकर छुपा तो आपने राशिद को ऐसा ट्रैप किया कि वह आपके सामने भीगी बिल्ली बन गया। और अब वो राशिद वही करता है जो आप चाहते हैं। और यही नहीं, ड्रैगन आई जो पूरी दुनिया पर बिग बॉस की तरह छुपकर नजर रखती थी, वह मैडम माया भी अब आपके साथ कोलैबोरेट होकर काम करती हैं। हम आपकी पावर जानते हैं मिस्टर मित्तल। अगर आपका साथ हमें मिल जाए तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, यानी कि लाइव ब्रॉडकास्ट में नंबर 1 हो सकते हैं। मैं आपसे, यानी कि हमारी कंपनी आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेना चाहती। बस हम यही चाहते हैं कि फ्यूचर में आप और हम हमेशा एक साथ काम करें। अभिषेक की सारी बातें सुनकर कार्तिक गहरी सोच में पड़ गया। जब कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने कार्तिक को कहा, सर आप हमें एक चांस देकर देखिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, बात रिग्रेट की या चांस की नहीं है। जिस तरीके से आपने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है मैं उस पर बहुत हैरान हूं। अभिषेक ने कार्तिक को कहा, सर प्लीज, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। गंदा है पर धंधा है। हमने ये सब आपकी जासूसी करने की नीयत से नहीं किया है। हमारा ध्यान आप पर तभी चला गया था जब आप वर्ल्ड फैशन कंपटीशन में रोशन का पर्दाफाश कर रहे थे। उसका भी लाइव टेलीकास्ट हमारी कंपनी के ही पास था। उसके बाद अभी जब दिल्ली आना हुआ तो पता चला कि बुलफाइट कंपनी को आपके रिसोर्ट की कवरेज के लिए कांटेक्ट किया गया है। और यह जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन बातों को जानने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ा। आपके बारे में यह बातें अब सब जानते हैं। सर आपका ऑरा अब लार्जर दैन लाइफ हो चुका है। हमें अपना दोस्त समझिए और अपने साथ काम करने का एक मौका दीजिए। अभिषेक की बात पर इस बार कार्तिक मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने अभिषेक को कहा, आप जैसे स्मार्ट सीईओ की कंपनी में कौन काम नहीं करना चाहेगा। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपना होमवर्क इतनी सिंसियरली करते हैं। आज से आप और हम दोस्त हुए। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं ये कवरेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराऊंगा। मेरे उसूल मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करते। हाँ इतना जरूर है कि इससे जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वह हम और आप डिवाइड करेंगे। और अगर नुकसान होगा तो वह सारा मैं बियर करूंगा। कार्तिक की बात सुनकर इस बार अभिषेक सरप्राइज रह गया। उसने कार्तिक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था पर वह ये नहीं जानता था कि कार्तिक इतना ज्यादा डिग्निफाइड और उसूलों का पक्का है। उसके दिल में कार्तिक के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। उसने कार्तिक को कहा, सर अब मैं समझा कि आपका इतना नाम कैसे हुआ। आपका न सिर्फ कमाल का ऑरा रखते हैं बल्कि आप बहुत डिग्निफाइड हैं सर। वरना मैंने अपने पूरे करियर में आज तक इतनी बड़ी ऑफर किसी को यूं तो ठुकराते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। पर आपने सर कमाल कर दिया। मैं अभी तक सुपर लाइव कंपनी के सीईओ की तरह यहाँ पर बैठा था। पर अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपका बिग फैन हो गया हूँ। कार्तिक उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया और बोला, और मिस्टर अभिषेक आपके प्रेजेंटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इतने कमाल है कि फैन तो मैं भी आपका हो गया हूँ। मुझे इस बात में कोई शक है ही नहीं कि सुपर लाइव कंपनी बहुत जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी होने वाली है। जिनके पास आप जैसे कमाल के सीईओ हों उस कंपनी को तरक्की करने से कौन रोक सकता है। अभिषेक मुस्कुराता हुआ कार्तिक से बोला, तो सर फिर मैं इस डील को डन समझूं। कार्तिक ने कहा, बिल्कुल, आप जाकर पेपर तैयार करवाए। ये हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट है साशा। आप इनके साथ बाकी डिटेल्स डिस्कस कर लीजिए। अभिषेक हाँ में सिर हिलाता हुआ उठ गया और साशा के साथ कार्तिक के केबिन से बाहर चला गया। अभिषेक और साशा के बाहर जाते ही आर्यन ने कार्तिक के केबिन में एंटर किया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।